गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम एमसीक्यू की सीरीज में अगले 30 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। कल हमने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज कराए थे जिसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने उसे दोबारा पढ़ा होगा और याद किया होगा। चलिए आज हम इसी क्रम में कुछ और एमसीक्यूज को देखेंगे जो आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं आज का क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू है, देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच a solid turns directly into a gas। यानी कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी ठोस को, यानी कोई सॉलिड मैटर है, यानी सॉलिड मैटर उससे सीधे गैस में बदला जाता है। वैसे तो सभी मैटर क्या होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, ठोस से पहले लिक्विड में बदला जाता है, फिर लिक्विड से किसमें, गैसियस स्टेट में बदला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें हम सीधे ठोस से गैसियस स्टेट में बदल सकते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, या प्रोसेस क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है। जैसे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन संघनन। संघनन मैंने आपको बताया था, जब वाष्प को द्रव में बदला जाता है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन यानी उत्तोलन। नेक्स्ट सी है वाष्पीकरण, ये भी वाष्प में बदला जाता है, यानी द्रव को वाष्प में बदला जाता है। और फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी जमना। फ्रीजिंग मतलब जमना, यानी किसी लिक्विड को ठोस में बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर तीन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, और एक चौथा जो है वो सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, इसे उत्तोलन या ऊर्ध्वपातन की अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में जो कहते हैं वह ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसे ठोस से गैस अवस्था में, गैसियस अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन या उत्तोलन कहते हैं, यानी इसे सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कपूर। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, कपूर। कपूर को अगर हम गर्म करें या उसको जलाएं तो वह लिक्विड में ना बदलकर सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाता है। या नौसादर, नौसादर जो होता है ये भी गर्म करने पर सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाता है। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is the characteristics of a covalent bond? यानी निम्न में से कौन सा सहसंयोजी बंधन की विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले दे द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। यानी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच साझा होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे, जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे का साझा कर लेते हैं, यानी पार्टनरशिप कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यानी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित हो जाता है। सीधे रखा है, यह धातु और अधातु के बीच होता है, यानी इट अकर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ दे रखा है, इट फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड, यानी यह आयनिक यौगिक बनाता है। तो इसमें से इन चारों ऑप्शंस में कौन सी ऐसी विशेषता है जो कोवैलेंट बॉन्ड को शो करती है। तो यहां पर फर्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। यानी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच साझा कर लेते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजी बंध, यानी कि वह आपस में साझा कर लेते हैं। सह मतलब साझा, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन
परमाणुओं के बीच साझा होते हैं, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच एक बॉन्ड बन जाता है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जो अंतिम कोश में अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण रूप से भर जाते हैं और इस प्रकार इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और ये सहसंयोजक यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following substances is used to extinguish a fire? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? Extinguish a fire यानी आग बुझाने के काम में आने वाला कौन सा पदार्थ है या कौन सी ऐसी गैस है जिसका प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं? इसमें ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कार्य होता है आग को जलाना। ठीक है, ऑक्सीजन का कार्य होता है आग को जलाना। नाइट्रोजन भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। हाइड्रोजन ये हल्की गैस होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के काम में किया जाता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर होगा। आग बुझाने में प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो एक मोमबत्ती लीजिए। ठीक है, और जैसे मान लिया एक मोमबत्ती ली। ठीक है, एक क्या लेंगे हम, कैंडल्स। उसको हमने क्या करा, उसको हमने जलाया। ठीक है, अब हम इस पे क्या करें, एक गिलास लें और इस गिलास को हम इसके ऊपर ढक दें। ठीक है, यानी इस गिलास से इस कैंडल को ढक दें तो क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद ये कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है या सामान्य नाम क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है बेकिंग सोडा, सेकंड एप्सम सॉल्ट, थर्ड टेबल सॉल्ट एंड फोर्थ दे रखा है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसका जो फार्मूला होता है वह है, क्या होता है बच्चों, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम H फॉर बाई और CO3 यानी कार्बोनेट। इस तरीके से ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? इसका सामान्य नाम जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, यानी खाने का सोडा। इसे हम खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो खाने का सोडा होता है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं जैसे चना, चने को जब बॉईल करते हैं तो उसमें खाने सोडा प्रयोग करते हैं जिससे चना जो है वो जल्दी उबल जाते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है, खाने का सोडा। ठीक, वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वह है Na2CO3.NH2O होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट। बात समझ आई? टेबल सॉल्ट जो होता है वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। Which of the following elements is essential for the formation of thyroid hormones? यानी निम्न में कौन सा तत्व थायराइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? ठीक है, यानी वह कौन सा तत्व है या एलिमेंट्स है जिसका प्रयोग थायराइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है।
ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर आयोडीन, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, क्या होता है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। इसका आंसर जो होगा वह आयोडीन होता है। क्या होता है बच्चों? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चों? घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग या गलाघोटू इसे रोग कहते हैं, घेंगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा नामक रोग हो जाता है। देखा होगा आपने, जो यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर हमारा थायराइड ग्रंथि होती है, ये जो होता है ये बिल्कुल फूल सा जाता है, तो इस टाइप से ये किस तरीके, ये आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये थायराइड हार्मोन्स के लिए भी उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आयोडीन, आयोडीन के कारण ही थायराइड हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह आयोडीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड? यानी निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है? निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है? यहां पर देखिए HCl, HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एसिड मीन्स क्या होता है? अम्ल। तो यानी HCl तो हो गया अम्ल। ठीक है, H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड मीन्स अम्ल, तो ये भी हमारा अम्ल हो गया। NaOH, NaOH जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और HNO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें कौन सा एसिड नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हमारा एसिड है। सेकंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एसिड है। और फोर्थ HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी हमारा एसिड है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी मेनली पहचान जो होती है, जो एसिड्स होते हैं उसमें केवल H होता है। क्या होता है बच्चों? H प्लस आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? H प्लस आयन। और जो बाकी जो बेस होते हैं उसमें OH माइनस आयन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट में HCl यानी H पाया जाता है। ठीक है, यहाँ भी H प्लस आयन है और फोर्थ में भी H प्लस आयन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों हमारे HCl हो गए, यानी कि क्या हो गए? एसिड हो गए। और बाकी जो चौथा सी ऑप्शन बचा, इसमें OH माइनस आयन है। क्या है बच्चों? OH माइनस आयन। इसलिए यह एक क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसका रंग कैसा होता है? ठीक है, यानी मैग्नीशियम जब जलता है तो उसकी लौ, जो लौ निकलती है, ठीक है, फ्लेम होती है, उसका कलर कैसा होता है? किस रंग का होता है? तो देख लीजिए, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसकी लौ का रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चों? व्हाइट होता है। ठीक, सफेद। नेक्स्ट, यर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? यानी निम्न में से कौन सा सबसे हल्का एलिमेंट है? ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन और फोर्थ कार्बन। तो इसमें से हमने बताया था, जब हमने आवर्त सारणीबद्ध पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि हाइड्रोजन जो है ये पहले नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, एटॉमिक नंबर, और यह सबसे हल्का एलिमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? सबसे हल्का
एलिमेंट होता है, यानी निम्न में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, सबसे हल्का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। देखिए, एक तटस्थ पदार्थ का पीएच मान क्या होता है। तटस्थ मतलब उदासीन, तटस्थ मतलब उदासीन। जो पदार्थ उदासीन होते हैं उनका पीएच मान कैसा होता है। ना ही ये अम्लीय होते हैं और ना ही यह क्षारीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इसमें यह पूछा गया है कि इसका पीएच मान क्या होता है। जो उदासीन पदार्थ है उनका पीएच मान क्या होता है। एक हमने पीएच स्केल पढ़ा था जिसमें 0 से लेके 14 तक अंक लिखे होते हैं और बीच में होता है 7। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक स्केल होता है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल। ठीक है, अब इसमें हमें यह बताना है कि उदासीन पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। तो 0 0 देखिए, ये सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। ये क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक। 3 ये भी अम्लीय होता है, एसिडिक, क्योंकि 0 से लेके 6 तक अम्लीय होते हैं और 7 के बाद 14 तक ये क्षारीय होते हैं और जो बचा हमारा 7 ये है उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह 7 हो जाएगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है, अगर इसमें यह पूछ लिया जाए सबसे अधिक क्षारीय और सबसे अधिक अम्लीय का पीएच मान क्या होता है, तो सबसे अधिक अम्लीय का पीएच मान 0 होता है और सबसे अधिक क्षारीय का पीएच मान 14 होता है। ठीक है, और उदासीन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है। जल एक उदासीन पदार्थ है, ठीक है, जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैस। यानी निम्न में कौन सी विशेषता आदर्श गैसों की है। ठीक है, जो नोबल गैसेस हैं उनकी विशेषता क्या है, चलिए आइए जानते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ही प्रक्रियाशील होते हैं, यानी रिएक्टिविटी इसमें सबसे अधिक होती है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये है विद्युत के बेकार सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दे आर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, यानी यह रंगहीन गंधहीन होते हैं। दे फॉर्म बॉन्ड्स इजीली, ये आपस में बॉन्ड्स आसानी से बनाते हैं। तो नोबल गैसेस की इन चारों में क्या विशेषता है, आइए जानते हैं। देखिए क्या होती है, ये अत्यधिक प्रक्रियाशील होते हैं। देखिए, जो नोबल गैसेस होती हैं उनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी यह ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। ये अपने आप में खुद से स्थायी होते हैं, यानी ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, अत्यधिक प्रक्रियाशील होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये विद्युत के खराब चालक होते हैं, ये विद्युत के खराब चालक होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, ये गंधहीन और निराकार होते हैं, गंधहीन या स्वादहीन होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, क्योंकि ये गंधहीन और रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं, जब क्रिया ही नहीं करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वह सी हो जाएगा कि ये रंगहीन और गंधहीन होते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। निम्न में से कौन सा आयनिक बॉन्ड का उदाहरण है, यानी इनमें
इन चार ऑप्शन में किनके बीच आयनिक बॉन्ड बना है या आयनाइजेशन यौगिक बना है? देखिए H2O, ये क्या है? H2O। तो H2O जो है वो इस तरीके से बना होता है, ठीक है? इस तरीके से इनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है? क्या बनता है इसमें? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है H2O के बीच। NaCl में भी देख लीजिए, NaCl, Na के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? इसमें एक की कमी होती है, इसमें एक की अधिकता होती है और ये आपस में मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस प्रकार NaCl यौगिक बन जाता है। तो इसमें भी क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड। O2 में देख लीजिए, इस तरीके से ये बनाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है? ये भी एक कोवेलेंट होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन गलत होगा, ठीक है? एक मिनट, सॉरी, NaCl, NaCl में क्या होता है? यहां पर एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए NaCl जो होता है, Na में अंतिम इलेक्ट्रॉन, Na में क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि Na का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है? 2, 8 और 1, ठीक है? और Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह क्या होता है? 2, 8 और 7। यानी सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और क्लोरीन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये क्या करता है? सोडियम धातु 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, जिससे Na भी स्थायी हो जाएगा और क्लोरीन भी स्थायी हो जाएगा। इस प्रकार ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? एक आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है? यानी अगर ये Na 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर Na प्लस और Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl माइनस आता है। इस तरीके से ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और ये आयनिक यौगिक बन जाता है, ठीक है बच्चों? तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह NaCl हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही डी ऑप्शन में देख लीजिए CH4, इसमें भी क्या होगा? इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देखिए कैसे? कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन इससे बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ चारों कार्बन एटम से, मतलब जो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, यानी मीथेन भी एक कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो NaCl हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, यानी जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? ठीक, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? देखिए मोलर द्रव्यमान यानी जल का जो अणुभार होता है, पहले हम देखें जल का अणुभार H2O, H यानी इसका अणुभार होता है 1 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो इस तरीके से इसका अणुभार हो जाएगा 16। इसका अणुभार कितना हो जाएगा? 16 और 2 18 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है? यानी इसका अणुभार कितना हो जाएगा? 18 अणुभार होता है जल का, ठीक है? तो यही पूछा था मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल हो जाता है, ठीक है बच्चों? कितना हो जाएगा? 18 ग्राम प्रति मोल। सो द राइट आंसर इज 18। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है? यानी नेचुरल गैस जो है, यानी प्राकृतिक गैस है, उसका मुख्य घटक क्या है, ठीक है? जो नेचुरल गैस होती है CNG लाइक, ठीक है? तो उसका मुख्य घटक क्या होता है, ठीक है? मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है? तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। मेथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मेथेन एक ऐसी गैस है जिसे सड़े गले पदार्थों को, जब किसी जैसे कोई सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको जमीन के अंदर दबा दिया जाए तो कुछ दिनों बाद वह मेथेन गैस का निर्माण हो जाता है, ठीक है?
तो यह एक क्या होती है, एक नेचुरल गैस होती है, ये प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। मीथेन गैस जो होती है वो प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है, इसलिए जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। मीथेन का जो अणु सूत्र होता है वह CH4 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बाकी तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गलत हो जाएंगे। मीथेन एक ऐसी गैस है जिसे प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कहते हैं और इसे दलदले स्थानों पर पाई जाती है। ये दलदली स्थानों पर भी पाई जाती है, जो दलदल होती है वहां पर भी मीथेन गैस का प्रयोग होता है। जो धान की खेती होती है तो उसमें जब पानी लगाते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, देखा होगा ठंड में, तो उसमें भी मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आई। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन प्रोटीन्स, यानी निम्न में कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है। देखिए, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है भाई, पहला है आयरन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस, चौथा कैल्शियम। ठीक है, अब देखिए भाई, प्रोटीन जो है वो भोजन का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, एक पोषण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है बताइए, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें बच्चों, सोयाबीन। ठीक है, उसके बाद दालों में पाया जाता है, ठीक है, चने में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। अब इसमें मेन तत्व कौन सा है प्रोटीन में, प्रोटीन का जो मेन तत्व होता है वह नाइट्रोजन होता है। क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन। प्रोटीन से कौन सा तत्व मिलता है, नाइट्रोजन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन, और सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स पोटेशियम। ठीक है, यानी पोटेशियम का सिंबल क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है, पी। अब ये पी से लिखा हुआ है, पी फॉर पोटेशियम। अब आप कहेंगे कि इसका एलिमेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा प्रतीक चिन्ह। ऐसा नहीं है, पी का मतलब जो होता है वह यहाँ पर क्या है बच्चों, फास्फोरस है। पी क्या है, फास्फोरस। ठीक है, और के ये पोटेशियम होता है। क्या होता है बच्चों, पोटेशियम। देखिए, जो आवर्त सारणी है उसमें कोई भी प्रतीक चिन्ह ऐसा नहीं है जो दो जगह एक जैसा हो। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए पी लिख दिया और फास्फोरस के लिए पी लिख दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पोटेशियम और कौन सा फास्फोरस है। तो इसके लिए क्या किया गया था, जो फास्फोरस था उसके लिए पी ले लिया और पोटेशियम के लिए के ले लिया। ठीक है, ऐसे पीटी क्या होता है, ये प्लेटिनम होता है। क्या होता है बच्चा, प्लेटिनम। पी होता है पैलेडियम। क्या होता है बच्चों, पैलेडियम। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा के हो जाएगा। के मतलब पोटेशियम। ठीक है, याद रखना इस चीज को। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यानी कि फास्फोरस का पी लिख देते हैं और पोटेशियम आ जाए तो उसके लिए भी पी मान लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, पी जो होता है फास्फोरस और के जो होता है वो पोटेशियम के लिए लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। निम्न में से कौन सा एक भौतिक गुण है। देखिए, भौतिक गुण क्या होते हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया। डेंसिटी यानी घनत्व। टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता। फ्लेमेबिलिटी यानी ज्वलनशीलता या ज्वाला ग्रहणशीलता। देखिए, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी इन चारों में, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये एक रासायनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विषाक्तता, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इनफ्लेमेबिलिटी यानी ज्वलनशीलता, ये भी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि किसी पदार्थ को जब जलाते हैं तो वो
उसका रूप बदल जाता है, यानी उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बचा हमारा घनत्व यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेंसिटी मींस घनत्व। घनत्व मतलब जो कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उसके जो कण होते हैं वो कितने पास या कितने दूर होते हैं, तो इसका जो ज्ञान होता है वो घनत्व के द्वारा होता है। जब कण जो है वो पास पास होते हैं, जैसे ठोस है, ठोस पदार्थ में क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, यानी इसकी डेंसिटी बहुत ही अधिक होती है। डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। लिक्विड में क्या होते हैं, जो इसके कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। क्या होते हैं, इसके थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कम होगी अपेक्षा किसके, ठोस के। और गैस होती है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, ठोस की, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम गैस की। ठीक है बच्चों, तो डेंसिटी एक क्या है, भौतिक गुण होता है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस which what is the process by which plants make their food using sunlight? पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यानी वह कौन सा प्रोसेस है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। देखिए, श्वसन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना। ठीक है, सांस जीव जंतु भी लेते हैं और पेड़ पौधे भी लेते हैं। ठीक है, श्वसन। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। ट्रांसपायरेशन यानी अंतरण, और डाइजेशन मतलब पाचन। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें वह प्रक्रिया बतानी है जिसमें भोजन का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है वह फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, पता है किसी को? देखिए, फोटोसिंथेसिस में देखिए हरे पेड़ पौधे, ये जो क्रिया होती है वो हरे पेड़ पौधे में ही होती है। ठीक है, क्योंकि हरे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल मीन्स पर्णहरित। क्लोरोफिल, पर्णहरित। ठीक है, पहला क्या हो गया, पहला तत्व जो हो गया क्लोरोफिल। दूसरा CO2। ठीक है, वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं। थर्ड, जल, जो जड़ों द्वारा क्या होती है वो जल अवशोषित करती है। और फोर्थ होता है सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, क्लोरोफिल, CO2, जल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। CO2 जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, जल ये जमीन से, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो जमीन से जल को अवशोषित करती हैं, और सूर्य से आने वाली किरणों से सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तब जाके ये प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, देखिए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, NH3, NH4, N2H2 और NO3। ठीक है, क्या क्या हो गया, NH3, NH4, N2H2 और NO3। NO3 जो होता है वो नाइट्रेट होता है। ठीक है, NH4 ये अमोनियम होता है, NH3 ये अमोनिया होता है। ठीक है, और N2H2 ये क्या हो जाता है बच्चों, नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन। देखिए, N2H2 यानी ये हमारा NH3 जो हो गया वो अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अमोनिया।
NH4 ये अमोनियम होता है, क्या होता है, अमोनियम हो जाता है। और N2H2 जो हो जाता है वो डाइजीन हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइजीन। और ये N3 जो है वो नाइट्रेट होता है, क्या होता है, नाइट्रेट। तो इसलिए यहां पर हमसे पूछा गया था व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनिया, यानी अमोनिया के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन होगा NH3, यानी अमोनिया यानी NH3। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों इसका राइट आंसर NH3 यानी अमोनिया। नेक्स्ट 19, क्वेश्चन नंबर 19, what is the gas produced when an acid reacts with a metal? What is the gas produced when an acid reacts with a metal? जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। देखिए, कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो कौन सी गैस मुक्त होगी। देखिए, अच्छा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे हमने कोई कोई एक क्या ले लिया, अम्ल ले लिया। ठीक है, क्या लिया, अम्ल लिया। अम्ल जैसे HCl ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले लिया, HCl, क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, अब हम कोई एक धातु लेते हैं, जैसे सोडियम धातु ले रहे हैं। अब इसकी क्रिया हमने क्या करी, सोडियम धातु की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां से ये NaCl बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी बच्चों। ठीक है, 2NaCl प्लस H2। बात समझ में आ गई, ठीक। और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो वातावरण में चली जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सो द राइट आंसर इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड। एक ठोस को तरल से गर्म करके अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी ठोस को तरल से गर्म करके अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन। क्या क्या, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए क्या होता है ये। फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया निस्पंदन। ठीक है, डिस्टिलेशन का मतलब आस्पन, इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण और कंडेंसेशन मतलब संघनन। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चों, देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड। यानी किसी पदार्थ को गर्म करके, किसी पदार्थ को गर्म करके, एक ठोस को गर्म करके तरल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, इवेपोरेशन, यानी बाष्पीकरण। क्या कहलाता है बच्चों, बाष्पीकरण। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, जब कोई ठोस पदार्थ है, जब उसे गर्म करेंगे तो लिक्विड में बदलेगी और लिक्विड में बदलने के बाद ये वाष्प में बदल जाएगी, तो यह क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है, जिसे इवेपोरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन मेटल। यानी निम्न में से कौन सा एक अधातु का उदाहरण है। अधातु मतलब नॉन मेटल का उदाहरण है। देखिए, आयरन, आयरन एक धातु है। कार्बन, सोडियम भी एक धातु है और कैल्शियम भी एक धातु है। ठीक है, आयरन यानी Fe, कार्बन C, सोडियम Na, कैल्शियम यानी Ca। ठीक है, तो इसमें से धातु कौन सी है और अधातु कौन सी है। आयरन एक धातु है, सोडियम भी धातु है और कैल्शियम भी धातु है। जो हमारा ऑप्शन बचा कार्बन,
कार्बन क्या है, एक अधातु होता है। ठीक है, कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। ठीक है, कार्बन में क्या होता है, श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, बात समझ में आई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अधातु हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ठीक है, अभी हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था कि इसमें कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। अब इसमें यह पूछा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन। देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों जो हैं वह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑक्सीजन होगा। तो निम्न में प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है वह ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट 23, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है। प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मुख्य घटक। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन होती है। क्या होती है बच्चों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में 71% पाई जाती है, और एक मिनट 78% पाई जाती है, सॉरी 78, और ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो 21% पाई जाती है। 78 और 21 ये मिलकर हो जाती है 99%। जो एटमॉस्फेयर में केवल 2 गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% बनाती है। ठीक है, बाकी जो 1% बचा उसमें जो भी गैसेस आती हैं वो सभी 1% में आ जाती है। ठीक है, तो इसका मेनली जो प्रमुख घटक हो जाएगा एटमॉस्फेयर का वह नाइट्रोजन हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नोबल गैस, निम्न में कौन सा तत्व आदर्श गैस है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्गन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, आर्गन यानी Ar, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O और नाइट्रोजन N। अब इसमें हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा नोबल गैस है। नोबल गैसेस जो पाई जाती हैं वह आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में पाई जाती है। ठीक है, जो 18th ग्रुप होता है, लास्ट ग्रुप होता है, उसमें नोबल गैसेस पाई जाती हैं। और नोबल गैसेस का जो बाहरी कोश होता है, अंतिम सेल जो होती है वह पूर्ण रूप से भरी होती है। ये पदार्थ नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण करते हैं और ना ही त्यागते हैं। ठीक है, ये आदर्श गैस कहलाती हैं। और आदर्श गैस जो होती है इसमें आर्गन हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आर्गन। ठीक है, क्योंकि आर्गन यह एक नोबल गैस है और इसका अंतिम कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, और ये 18वें समूह में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, which of the following is used in the preparation of fertilizers। ठीक है, यानी निम्न में कौन सा तत्व उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। यानी उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स जो कृषि क्षेत्र में जो फसलों में लगाया जाता है। ठीक है, पौधों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स के निर्माण में कौन सा मतलब किस तत्व का उपयोग किया जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया,
सेकेंड मीथेन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए अमोनिया। अमोनिया जो है वो फर्टिलाइजर्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो यूरिया होती है, यूरिया, इसका फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ये क्या है, यूरिया होता है। ठीक है, ये अमोनिया, NH2 यानी अमोनिया हो गया, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, तो NH2 जो है, NH3 यानी अमोनिया, फर्टिलाइजर्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, जो यूरिया है इसे प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहला पदार्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यूरिया हो जाएगा। और यूरिया का अणुसूत्र जो होता है वो NH2CO NH2 होता है। ठीक है बच्चों, 26 which of the following is the highest यानी lightest metal, which of the following is the lightest metal यानी सबसे हल्का धातु क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और कैल्शियम। इनमें सबसे हल्का धातु क्या है, देखिए सोडियम, सोडियम Na, पोटेशियम के, लिथियम Li, कैल्शियम Ca। अब इसमें पूछा है सबसे हल्का। ठीक है, तो सबसे हल्का जो होता है वह क्या है, लिथियम होता है। क्या होता है बच्चों, इसको सीधे सीधे याद रखिए, सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। ठीक है, क्या होता है, लिथियम। ठीक, नेक्स्ट 27 व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H2SO4, HCl, HNO3 और CH3COOH। ठीक है, देखिए CH3COOH का जो फार्मूला होता है वह किसका है, एसिटिक एसिड का होता है। किसका होता है बच्चों, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड मतलब सिरका। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बात समझ में आ गई। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, याद रखना, ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे HCl का फार्मूला बताइए, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3, एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला SCHO। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो लाल चींटियों में पाया जाता है। आपने देखा होगा जो लाल चींटी चलती हैं तो एक सीधी रेखा में चलती है, इस तरीके से, इस तरीके से ये लाल चींटियां चलती हैं। तो ये किस कारण होता है, ये फॉर्मिक एसिड के कारण होता है, क्योंकि लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड नामक एसिड पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 28 क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल। निम्न में से क्षारीय धातु क्या है। ठीक है, क्षारीय धातु देखिए, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, आयरन Fa। ये संकेत जो मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, कॉपर Cu। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको ये संकेत आपको साथ साथ याद होते चले। ठीक है,
तो यहाँ पर एल्कली मेटल पूछा है सोडियम, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सोडियम हो जाएगा, यानी क्षारीय धातु क्या हो जाएगी, सोडियम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, यानी जो सोना है गोल्ड, उसका रासायनिक प्रतीक क्या है। ठीक है, एयू ये होता है सोना, एजी ये होता है चांदी, सिल्वर यानी चांदी, एफई ये होता है आयरन यानी लोहा, और पीबी यानी लेड यानी सीसा, यानी सीसा। ठीक है, अब आप देख लीजिए चारों में क्या सोने का प्रतीक है, तो सोने का प्रतीक हमारा क्या हो जाएगा, एयू यानी गोल्ड, एयू यानी औरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औरम। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यानी अम्लों की क्या विशेषताएं हैं, अम्लों की क्या विशेषताएं हैं, देख लीजिए, दे हैव अ बिटर टेस्ट, ठीक है, यानी ये इनका स्वाद कैसा होता है, बिटर यानी कड़वा, दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, दे रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, और धातुओं के साथ हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, दे फील स्लिपरी, और यह फिसलनदार होते हैं। ठीक है, फिसलनदार होते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, नहीं होता है, क्योंकि इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नहीं, ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। ठीक है, नीले को लाल कर देते हैं, ना कि लाल को नीला। ठीक है, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया था, धातुओं के साथ, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, यही इसकी विशेषता भी हो जाएगी। तो धातुएं, अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, डी क्या है, ये छूने में फिसलनदार होते हैं, नहीं, ये भी फिसलनदार नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमने ये 30 क्वेश्चन देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इनको याद कर लीजिए, बार बार इनको पढ़िए, समझिए, देखिए, और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार करते रहिए। उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम कल नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।